नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। एक वायरस ने न सिर्फ इंसान को मुश्किल में डाल दिया है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, बाजार, सभी चीजों को हिला कर रख दिया है। कोरोना का कहर भारत में भी है, यहाँ भी मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन कोरोना ही सिर्फ एक समस्या इस वक्त नहीं है जो कि आफत बनी हुई है। हमारे लिए कई और दूसरी समस्याएं भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं, खड़ी हो गई हैं। कोरोना के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रह रहकर लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो आफत का काल चल रहा है। जी हाँ, कोरोना के बाद अब बारिश और भूकंप ने हिंदुस्तान के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना की वजह से लोग ऐसे ही पहले बहुत परेशान थे और अब परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 10 से 12 दिन में ऐसा देखा गया है कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई। बारिश के बाद जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, साथ ही फसलों को भी नुकसान हुआ। कई जगहों से ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आई। बारिश के बाद भूकंप ने लोगों को डराया। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बारिश, भूकंप के अलावा अब टिड्डियों ने भी देश में टेंशन बढ़ा दी है। टिड्डियों के हमले से फसलें चौपट हो रही हैं और इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। सवाल यही कि क्या बारिश, भूकंप और टिड्डी दल का हमला किसी बड़े खतरे की आहट है? तो इस वक्त टिड्डी दल का खतरा देश पर मंडरा रहा है। कई राज्य इस खतरे की आशंका से भयभीत हैं। तैयारियां भले ही कर ली गई हों, लेकिन ये समझने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि ये टिड्डी दल कितना खतरनाक हो सकता है। क्या ये सिर्फ फसलों को और पेड़ पौधों को ही नुकसान पहुंचा सकता है या फिर इससे मनुष्यों को, इंसानों को भी खतरा बना हुआ है? तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक सीबी सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो टिड्डी दल है जिसका खतरा इस वक्त कई राज्यों पर मंडरा रहा है, ये कितना ज्यादा जो है खतरनाक अपने आप में हो सकता है? फसलों को नुकसान तो दिख ही रहा है, फसलों को नुकसान हो सकता है, कितना हो सकता है, ये इस पर हम चाहेंगे जरा आप रोशनी डालें। और इसके अलावा, फसलों के अलावा और कहाँ-कहाँ ये टिड्डियां जो हैं वो नुकसान कर सकती हैं? धन्यवाद करुणा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। ये बड़ा ज्वलंत इस समय चल रहा है और जैसा कि मौसम विभाग और तरह से और हमारे पेपरों और मीडिया के द्वारा पहले से आगाह किया जा रहा है। राजस्थान में काफी तबाही मचाने के बाद हरियाणा की तरफ मोड़ लिया है और जहाँ तक हमारा दक्षिणी हरियाणा है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी है, भिवानी है और इससे लगता हुआ जो है उस पर भी खतरे की घंटी बज चुकी है और प्रशासन बड़ा मुस्तैद है। लेकिन ये जैसा कि आपने जिक्र किया, ये महामारी जो अभी कोरोना महामारी रही, पीछे अभी रात को भूकंप का झटके लगे, तो एक में एक विपदा हमारे साथ आ रही है। इससे प्रशासन भी को चिंता है और वैज्ञानिक भी इससे काफी चिंतनशील है। जहाँ तक टिड्डियों का है, ये इनका गिरोह इतना भारी होता है, व्यापक होता है। कभी कभी आप देखें, इनका जब झोंपी गिरोह चलता है तो पूरा आसमान लाल हो जाता है, बिल्कुल अंधेरी भी छा जाती है। ये करोड़ों की तादाद में निकलते हैं और ये विश्राम रात के समय, शाम के समय जब सूरज ढलता है तो जहां भी अगर इनका विश्राम रहा, जहां उनके, और वहां पर तो पूरे के पूरे, चाहे वो हमारी फसल हो, खेत में खड़ी हो, चाहे हमारे बागवानी का हो, चाहे घर में के पास अगर रिहायशी इलाके हो, पेड़ पौधे हो, सभी को नष्ट कर देते हैं। और ये सबसे बड़े नुकसान इनके है कि ये जो एग लेइंग करते हैं और एक, जहाँ तक अभी इंटोमोलॉजी कीट विज्ञान से खबर मिली कि एक टिड्डी जो है 500 अंडे देती है। 500 अंडे, अब देखिए आप, एक टिड्डी 500 अंडे देती है जो एक हफ्ते में एडल्ट बन जाते हैं और एडल्ट बनने पर ही, एडल्ट ही काफी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, प्रशासन
कई केमिकल को जैसे सर, जैसा आपने क्लोरोपाइरीफास। इन टिड्डियों की प्रजनन क्षमता को लेकर के बात की, तो क्या एक ही वक्त में ये 500 अंडे देते हैं और उसके बाद फिर कब जो है दोबारा ये अंडे जो है वो दे सकते हैं? एक टिड्डी जो है अपने जीवन काल में कितना इसका जीवन काल होता है और कितनी बार जो है ये अंडे दे सकता है? ये 500 अंडे उनकी टोटल लाइफ की है, लेकिन एक साल वो उनकी क्षमता पर निर्भर करता है कि कितने शक्तिशाली हैं, कितने बड़े हैं, कितनी हैं, उन पर निर्भर करता है। जो एंड एवरेज लिया गया है कि ये टिड्डी जो 500 अंडे दे देते हैं और उनसे जो लार्वा से बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी एक हफ्ते में वो अंडे जो हैं वो मतलब पूरे हाँ, तरीके से व्यस्त हो जाते हैं, एक हाँ, टिड्डे बन बैच हो जाते हैं। जाते हैं। जी हाँ, बैच हो जाते हैं और वो फसलों को और नुकसान। अगर इस टिड्डी के जीवन काल की बात करें तो इसका कितना लंबा जीवन काल रहता है? कितने दिन तक ये टिड्डियां जो है जीवित रह सकती हैं अगर भोजन इनको ना भी मिले तो? ऐसा देखा गया है कि अगर इनको गर्मी से तो कोई ज्यादा नुकसान होता नहीं, बरसात जाड़े की में इनकी जो है प्रजनन क्षमता भी घट जाती है और उनकी मौत भी हो जाती है। इसीलिए ठंडी के दिनों में, जैसे जाड़ों में आपने इनका प्रकोप नहीं देखा होगा या किसान भाई, और जिस समय लू चलती है भयंकर, उसी समय खास करके ये रेगिस्तान जैसे रेतीले इलाके हैं, वहीं ये अपना घोंसला एक तरह से बनाते हैं और रेतीले स्थानों पर ही एग लेइंग करते हैं। इनके लिए जो 40 से 45 तक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है, इनमें इनकी प्रजनन क्रिया काफी बढ़ जाती है। तो जहाँ तक अपने जीवन काल में ये इनकी जो लाइफ डिपेंड करती है कि ये किस स्थान पर, अगर उनको इस तरह का, जैसे राजस्थान से चले अभी हरियाणा की तरफ आए हैं, अगर इनको इसी तरह का वातावरण मिलता तो इनकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है। अगर उधर कोई कोल्ड इलाका जैसे अपना शिमला है, हिमाचल है, यहाँ पर, तो अगर इधर जाते तो ये सब नष्ट हो जाए, लेकिन वो जाते नहीं। लेकिन ये देखा गया, जैसे कि अध्ययन से पता चला कि उनके लिए जो जलवायु काफी नुकसानदेह है। सर, बने तो रहिए हमारे साथ। हम आगे भी इस पर आपसे चर्चा करेंगे कि ये खतरा जो है कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है और कहाँ कहाँ नुकसान जो है इससे हो सकता है। जैसे हमने बात की कि क्रॉप्स को तो इससे नुकसान साफ देखा जा सकता है, होगा ही, लेकिन क्या मनुष्यों के लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। लक्ष्मण सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पल पल मौसम अपना रुख बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है और भूकंप के झटके भी महसूस किए गए, तो इन संकेतों को कैसे देखा जाए? प्रकृति क्या संकेत दे रही है? देखिए, इसमें कोई बहुत बड़े संकेत नहीं है। मौसम में जो परिवर्तन है, मौसम तो परिवर्तनशील रहता ही है। और ये जो अभी का मई का अंत और जून का प्रथम सप्ताह जो है, ये संक्रमण काल होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है कि आप समझ से मानसून की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह के जो घटनाएं होती है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अमूमन होती ही है। हाँ, अलबत्ता इन कुछ 10 वर्षों में इनकी तादाद यानी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी बढ़ोतरी अवश्य हुई है, वो जलवायु परिवर्तन की वजह से, वरना ये बहुत सामान्य सी बात है। और जहाँ तक भूकंप का प्रश्न है, ये बहुत छोटे स्तर पर जो भूगर्भीय हलचल होती है, इसका मौसम से कोई विशेष वायुमंडल से लेना देना नहीं है। ये भूगर्भ के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है उसके चलते, चूंकि ये टेक्टोनिक प्लेट से संबंधित विषय है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर, अभी जिस तरीके से आपने कहा कि मौसम चक्र जो है वो बदला है, तो अगर ये मौसम चक्र बदला है तो इसका प्रभाव आगे आने वाले वक्त में कैसे और देखा जा सकता है? अगर बारिश को लेकर बात करें तो इस बार जो है बारिश को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे होगी? पानी की किल्लत क्योंकि शुरू हो चुकी है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है और पानी की समस्या जो है वो उत्पन्न होती जा रही है, तो इस सब के बीच में आप कैसे देख रहे हैं कि प्रकृति कितना इस बार जो है साथ देने वाली है या फिर और ज्यादा जो है परेशानी खड़ी करने वाली है? देखिए, पहले तो मैं जो मौसम विज्ञान विभाग ने दीर्घकालिक पूर्वानुमान जो मानसून को लेकर किया था, उन्होंने कहा था कि मानसून 2020 बिल्कुल सामान्य होगा। तो ये एक सुखद समाचार है किसानों के लिए भी, और आर्थिक व्यवस्था जो कोरोना के कारण अभी
दग हो रही है तो उसको एक अच्छा संकेत मानता हूँ। जो शुरुआती दौर है मॉनसून का, अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल केरल के मुहाने पर खड़ा है और 1-2 दिन में मैं समझता हूँ कि 48 या 72 घंटे में, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हमारे तटीय क्षेत्रों में दस्तक देगा। और उसके साथ ही चूंकि पश्चिमी तट पर एक कम वायुदाब के क्षेत्र के बनने की संभावना है जो तट के साथ साथ चलेगा और उसके प्रभाव से जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीप के जो अंदरूनी भाग है जिसमें कि इंटीरियर कर्नाटका और गुजरात और यहाँ तक कि राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान खास तौर से, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 5-4 दिन में कुछ पानी बरसने की सक्रियता रहेगी। और साथ ही साथ चूंकि उत्तर पश्चिमी भारत में अभी एक विक्षोभ बना हुआ है तो वो भी थोड़ा सा चूंकि जो हीट वेव थी उसमें कमी की है और अब मौसम ठीक हो गया है, तो जल की जो आवश्यकता है पौधों के लिए, जानवरों के लिए या आदमियों के लिए, उसमें थोड़ी कमी हो जाती है और उसके साथ ही आपूर्ति का भी जो है स्तर है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। सर, अभी मौजूदा परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो मौसम तो बदल ही रहा है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ही इस वक्त जो है एक महामारी से जूझ रही है। भारत भी उस महामारी की चपेट में बहुत हद तक जो है वो आ चुका है। तो ऐसे में जो मौसम चक्र जो है जो बदलेगा, इस बदलते मौसम का कितना असर जो है यहाँ पर रहने वाला है, ये परेशानी कितनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा, एक जो हम यहाँ टिड्डियों की बात कर रहे हैं, टिड्डी दल की, जैसे जैसे अभी मौसम जैसे आप कह रहे हैं कि मानसून जो है वो अब शुरू हो जाएगा, तो क्या इसका प्रभाव जो है वो भी इस समस्या को, टिड्डी की समस्या को खत्म करने में प्रभावी होगा? टिड्डी से पहले मैं कोरोना पे थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं कि जहां तक मेरी जानकारी है इस पर बहुत ठोस शोध अभी तक नहीं हुआ है कि कोरोना का मौसम का कोरोना के ऊपर क्या प्रभाव और कैसे प्रभाव पड़ता है। तो आने वाला मौसम कोरोना फैलने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा, ये कयास लगाना ठीक बात नहीं है। और जहाँ तक अधिक गर्मी से उसका जो फैलाव है वो थोड़ा कम होता है और बारिश के साथ में ये धुल भी जाता है, तो इन पर ये बहुत कठिन विषय है, अभी तक इसको बहुत ठीक से समझा नहीं गया है। जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न टिड्डी का सवाल है, टिड्डी अब चूंकि काफी बड़ी तादाद में उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर के मध्य भारत और महाराष्ट्र के कई जिलों तक भी दस्तक दे चुकी है, यानी इसका प्रसार काफी व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में है। और जब मॉनसून आ जाता है तो मिट्टी में जब नमी बढ़ जाती है और खाने को भी उसको भोजन उपलब्ध होता है, मिट्टी में जब नमी बढ़ती है जो सैंडी सॉइल है उसमें ये अंडे अधिक देती है, तो एक तो उसका ब्रीडिंग जो है, प्रजनन है, वो बढ़ जाता है। और चूंकि इसको भोजन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो ये फिर ये यही रमेगी, यही घूमेगी। तो तात्पर्य यह है कि जब मॉनसून आने से पहले अगर इसका नियंत्रण नहीं किया समय रहते तो बाद में समस्याएं और विकराल रूप ले सकती है। यानी कि अगर गर्मी बढ़ती है तो ये माना जा सकता है कि टिड्डियों की जो समस्या है उस पर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर मॉनसून यहाँ पर आ जाता है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। देखिए, गर्मी तो टिड्डी सहन कर लेती है, हालांकि गर्मी के अंदर वो जो फ्लाइट जो उड़ती है वो लंबी दूरी तक नहीं जा पाती है, इसलिए उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। प्लस उसको क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत में खासतौर से रेगिस्तानी इलाकों में जो खाना है उसको फसल तो उपलब्ध है नहीं, तो फिर वृक्ष या ऐसी जहाँ भी हरियाली दिखती है वो वहाँ पे उसको चट कर जाती है। तो गर्मी में तो ये सरवाइव तो कर जाती है, लेकिन चूंकि उसको भोजन उपलब्ध नहीं है और खेतों में एक बार बुआई हो गई तो वहाँ पर आप मशीन ले जाकर तो उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पानी आ गया तो वहाँ भी मशीन, आपका कोई भी साधन वाहन नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो खेत में कहीं पे भी बैठ सकती है, कोई सड़क के किनारे तो होगी नहीं, तो वहाँ पे वाहन को ले जा करके उस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करने, ऐसी परिस्थितियों में भी बाधा आ जाती है। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबी जी हमारे साथ बने हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या इंसानों की सेहत के लिए भी टिड्डी जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है? हाँ, तो जहाँ तक इंसानों के लिए अगर हमारी क्रॉप जो है फसलें बर्बाद होगी, और ये जैसा कि आपने जिक्र किया, इंसान के लिए नुकसानदेह है ही है, क्योंकि इनकी देखिए अगर इतनी गिरोह गिरते हैं, इनके छोटे बच्चों पर अगर ये आक्रमण हुआ तो शायद इसको बर्दाश्त न कर पाए, और इससे मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है। एग लेइंग करने, पॉल्यूशन जो इसके द्वारा गंदगी पैदा होती है, तो मानव जीवन को भी हार्म नुकसान हो सकता है। जो पशु हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये ऑल टुगेदर ये समझे कि ये बहुत ही गंदे होते हैं, और इतनी विषैले इनको तो ये कोई इनका सिलेक्शन तो होता नहीं कि हम एक पौधे से दूसरे पौधे, इनको तो कोई भी पौधा मिले, चाहे वो मेडिसिनल हो, चाहे हमारी क्राफ्ट साइंस के खाने पीने वाला हो, सब एक समान है। तो उसमें कुछ ऐसे पॉइजनस होते हैं जो खा लेते हैं। अगर इस तरह की मानव जीवन के संपर्क में आए तो हो सकता है कि आदमी को मानव जीवन को एलर्जी हो सकती है इनसे। तो आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये नुकसान मानव जीवन को भी और पशु को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी। सर, कैसे इस समस्या पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है कि आगे बढ़े ही ना और जहां से शुरू हो वहीं पर इसे खत्म कर दिया जाए, ये क्या संभव हो सकता है? ये हमारी सरकार इसमें प्रयत्नशील है। वो इस पर इंसेक्टिसाइड और फ्यूमिगेशन और सारा करके जो केमिकल्स हैं, रसायन से क्लोरोपाइरीफास है और कार्बोक्सिल है, और जो और भी कई इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको फ्यूम करके कर रहे हैं। और दवाइयों का स्प्रे करने के लिए सरकार ने बिल्कुल अलर्ट कर रखी है कि जहां संभावना हो कि आने की, इसके पहले अगर क्रॉप पर फसलों पर इस केमिकल का, रसायनों का अगर स्प्रे कर दिया जाए तो इससे काफी हद तक उसकी स्मेल से वहां बैठेंगे नहीं, फसल सुरक्षित रहेगी। अगर बैठ भी गए तो उसको खाके उनकी मौत भी हो सकती है। इस तरह नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे देहात में अमूमन जैसे ढोल नगाड़े से पीटने से एक स्थान से दूसरे की वो बैठ नहीं पाते, शोर करना, हल्ला मचाना या कनस्तर या थाली बजाना, ये जो हमारा इंडिजिनस गांव में हमारा है, ये भी पद्धति अपनाई जाती है। सरकार इस पर पूरी प्रयत्नशील है, लेकिन इतनी व्यापक इनका आक्रमण होता है कि थोड़ा बहुत अपना असर तो वो छोड़ ही जाते हैं। तो इसमें जो है थोड़ी हमें सतर्कता की बहुत जरूरी है, सावधानी की जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार को पहले अलार्मिंग आ चुकी है और इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और जैसा कि अभी जिक्र हुआ था कि सब कुछ निर्भर करता है कि वातावरण, अगर इनके पास वातावरण हमारा ठीक रहे, जैसा कि अभी आप हमारे जी, जो मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े थे। जी हाँ, मौसम वैज्ञानिक उन्होंने जिक्र किया था कि अगर बारिश होगी तो ये फ्लाई करते हैं तो इनके विंग जो है एक्टिव इतना नहीं रहेंगे ताकि वो उसके दूसरी जगह बैठ सकें, और इससे उनका थोड़ा सा अवरोध हो जाएगा उनको उड़ने में, जाने में। तो एक निश्चित स्थान पर अगर वो स्टे करते हैं या सर, रुकते हैं। एक बड़ा अहम सवाल जो इस वक्त जो है जरूरी है पूछ लेना, जान लेना उस बारे में कि एक दिन में कितना जो है ये सफर तय कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर पहले से ही खतरे को भाप करके उसके लिए तैयार हो जाया जाए तो ये ज्यादा मुनासिब रहेगा किसानों के लिए भी, और जहां जहां ये टिड्डी दल हमला कर सकता है वहां के लिए। एक दिन में कितना ये टिड्डी दल उड़ सकता है, सफर तय करने की इसकी क्षमता क्या है, और दूसरा ये कि कितना बड़ा दल जो है टिड्डियों का नुकसान जो है कितने बड़े पैमाने पर कर सकता है? जहाँ तक नुकसान की बात है, बहुत व्यापक है। अगर इस एरिया में, जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया था आपसे, कि अगर शाम हो गई, रात हो गई, अगर जहाँ रहेंगे तो जिनकी तादाद जैसे करोड़ों में है, उस हिसाब से वो एक नहीं, करीब करीब एक मीलों मीलों तक वो बर्बाद कर सकते हैं। अगर जहाँ रात को रुके, अगर रात को रुक गए तो सारी सारी जो फसलें बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने केमिकल का किया है
कोई रसायन का अगर स्प्रे किया है उस समय वो हाल्ट करते हैं तो इनका भी टिड्डियों का भी नुकसान हो सकता है। और जहाँ तक असेसमेंट की बात है कि जैसा आपने जिक्र किया कितनी एरिया में कर सकते हैं, ये तो उनके पॉपुलेशन पर, उनके मात्रा पर निर्भर करता है कि कितनी क्वांटिटी में इनका अटैक हो रहा है। हम्म। अगर हर घंटे इनके उड़ने की रफ्तार का आकलन किया जाए तो कितना एक घंटे में ये उड़ सकते हैं? इसका असेसमेंट तो मैं ठीक तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये एक घंटे में कम से कम मीलों तक तय कर सकते हैं, जी। जिस तरह से इनकी स्पीड होती है। हम्म। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टिड्डियों का खतरा जो है वो अभी भी बना हुआ है और इस खतरे को टालने के लिए सरकार और प्रशासन जो है वो सतर्क है। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार जो है इस बात को लेकर पहले ही अलर्ट है और टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी जो है वो भी कर ली गई है। खतरा यहाँ पर सिर्फ एक नहीं है, कई और दूसरे खतरे जो हैं वो भी सिर पर मंडरा रहे हैं। मौसम जो है पल पल अपना रुख जो है वो बदल रहा है, तो समस्याएं यहाँ पर चारों तरफ से चौतरफा आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त यही कहा जा सकता है कि बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि खतरा हर तरफ बना हुआ है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।